सेंट्रल लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंटेंसिव केयर यूनिट के अगर मैं उसके अंडर बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है सेंट्रल लाइन। तो सबसे पहले सेंट्रल लाइन होता क्या है? सेंट्रल लाइन मतलब यहाँ पे हम लोग एक कैथेटर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू द लार्ज वेन। तो कैथेटर इंसर्टेड इनटू द लार्ज वेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सेंट्रल लाइन। अब बेसिकली हमारी सेंट्रल लाइन में जो होती है लार्ज वेन कौन कौन सी होती है, जिसे जो हमारी इंसर्शन साइड होती है इंटरनल जुगुलर वेन, उसके बाद सब क्लेवियन वेन और एक होता है फेमरल वेन। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा लेते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि ये बेसिकली क्या होती है यहाँ पे थ्रोम्बोसिस, उसके बाद जो होता है न्यूमोथोरेक्स वगैरह का चांसेस यहाँ पे थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर एज कम्पेयर टू दीज टू ये ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद ये तो मैं बताता हूँ, तो मोस्ट कॉमन यूज कौन सा होता है, इंटरनल जुगुलर वेन, वो भी राइट साइड वाला, मतलब इसमें क्विक एंड ईजी एसेस हो जाता है। और उसका जो टिप होता है ना, मतलब उसका एंड होता है, टर्मिनेट करता है कहाँ पे, सुपीरियर वेना कैवा में। तो मैंने ए डाला तो इसका टर्मिनेट करेगा सुपीरियर वेना कैवा के, ठीक है, उसमें टर्मिनेट करेगा। इसका डायमीटर कितना होता है, 10 to 20 mmHg। इसका डायमीटर कितना होता है, 10 to 20 mmHg इसका डायमीटर होता है। और फ्लो रेट कितना होता है, 50 to 200 ml पर मिनट, मतलब इतना वो जा सकता है, 200 ml पर मिनट हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इसका फ्लो रेट होता है, ठीक है, तो ये फ्लो रेट होता है। और उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, उसके बाद सब क्लेवियन में, दूसरा है सब क्लेवियन में, तो मोस्ट डिफिकल्ट टू प्लेस, क्योंकि इसका डायमीटर थोड़ा सा नैरो होता है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये 10 to 12 mm का होता है। और ये टर्मिनेट कहाँ पे करता है, सुपीरियर वेना केवा में भी टर्मिनेट करता है। और इसका फ्लो रेट होता है 350 to 500 ml पर मिनट, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है फीमरल वेन, जो कि लीस्ट प्रीफर्ड होता है। मेनली हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन प्रीफर करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो सब क्लेवियन वेन प्रीफर करते हैं। फीमरल वेन क्या होता है, बेसिकली लीस्ट प्रीफर्ड होता है। इसका जो टिप होता है टर्मिनेट करता है इंफीरियर वेना केवा में। अब यहाँ पे देखो फीमरल वेन मतलब कहाँ से जाएगी, लेग से जाएगी, और लेग से जा रही बेसिकली हार्ट में। तो यहाँ पे लार्ज कैथेटर का रिक्वायरमेंट, तो लार्ज कैथेटर रिक्वायर्ड फॉर फीमरल लाइन, ठीक है। डायमीटर इसका होता है 18 to 60 mm, और इसका फ्लो रेट 700 से 1100 ml पर मिनट। तो अगर मुझे फ्लूइड डालना है ना, तो सपोज मैं 4 लीटर फ्लूइड डाल रहा हूँ किसी पेशेंट में, तो वो जाएगा मिनिमम 700 ml पर मिनट में वो जाएगा, ठीक है, उसका इतना फ्लो रेट होता है पर मिनट में। अब इंडिकेशन क्या होती है सेंट्रल लाइन की, यार अब सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो अगर किसी भी पेशेंट में जो पेरीफेरल लाइंस होती हैं, मतलब पेरीफेरल वेन्स होती हैं, उनमें असेस डिफ़िकल्ट हो रहा है, पेरीफेरल असेस डिफ़िकल्ट है, ठीक है, मतलब पुअर पेरीफेरल आईवी असेस है, कि उसमें मतलब वेन मिल ही नहीं रही है। तो हो सकता है कोई ओबीज है तो उसमें भी बेसिकली आईवी पेरीफेरल आईवी नहीं मिलती, कोई आईवी ड्रग एब्यूजर है ना तो उसमें भी नहीं मिलती, तो उसमें हम लोग सेंट्रल लाइन डालते हैं। उसके बाद फॉर डिलीवरिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग, तो जो भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग होती है जैसे डोपामिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, तो बेसिकली स्मॉल वेन को ना इरिटेट करती हैं, इसी के लिए हम लोग लार्ज वेन को यूज करते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा ड्रग्स आ सके, ठीक है, और उसको जल्दी पहुँच सके हार्ट में, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये मैंने बता दिया। उसके बाद नॉन एपिनेफ्रिन देख लिया। उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो कोई भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जैसे पैरेंटल न्यूट्रिशन। अभी मुझे किसी भी पेशेंट में न्यूट्रिशन देना है, अगर मैं आईवी पेरीफेरल आईवी या फिर ओरल से मैं उसको नहीं दे सकता, ठीक है, उसको ओरल से नहीं दे सकता, तो मैं उसको सेंट्रल लाइन से मैं उसको न्यूट्रिशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रोलॉन्ग पेरेंटल ड्रग थेरेपी, अगर किसी को मतलब पेरेंटल ड्रग थेरेपी चलानी है प्रोलॉन्ग टाइम तक के लिए, तो मैं सेंट्रल लाइन ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर मैं आईवी लाइन से बार बार पेरिफेरल आईवी लाइन से दूंगा तो वो आईवी लाइन ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो आईवी ख़राब हो जाती है, वो वहाँ पे वो जो वेन्स होती है ना वो सब पेरिफेरल वेन फिर ख़राब हो जाएंगे अगर लॉन्ग टाइम तक मैं वहाँ पे ड्रग डालते रहूँगा। उसके बाद हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस में ये यूज करता है क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लो रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कार्डियक पेसिंग, जो हम अगर कार्डियक पेसिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, ये राइट एट्रियम का बेसिकली ना प्रेशर बताता है, ये राइट एट्रियम का क्या बताता है, प्रेशर बताता है। तो ये सब इसका इंडिकेशन होता है किसका, सेंट्रल लाइन का। उसके बाद साथ में अगर किसी को फ्लूइड बहुत तेज़ी से देना है ना तो भी हम लोग सेंट्रल लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायमीटर उसका बड़ा है, तो ये हम लोग करते हैं। तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो इन केस लार्ज, अच्छा पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं यही यूज करूं या फिर वेसो एक्टिव ड्रग के लिए यही यूज करूं, मैं स्मॉल वेन भी यूज कर सकता हूं अगर मेरे पास सेंट्रल लाइन नहीं है, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन तो मैं अगर आईवी है पेरिफेरल तो ठीक है,
पर अगर नहीं है तो हम लोग ये सेंट्रल लाइन यूज करेंगे। पर अगर वैसे एक्टिव ड्रग है तो ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं यही यूज करूँगा अगर सेंट्रल लाइन नहीं है तो। अगर सेंट्रल लाइन है तो ठीक है, नहीं है तो मैं पेरिफेरल वेन भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एज सच ऐसा है नहीं, पर मेनली हम लोग प्रीफर करते हैं सेंट्रल लाइन। अगर ये नहीं है तो हम लोग ये वैसे एक्टिव ड्रग देने के लिए हम लोग पेरिफेरल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन तो ब्लीडिंग करा सकता है, तो हो सकता है किसी पेशेंट में कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो उसमें ब्लीडिंग करा सकता है। हो सकता है वहाँ पे परफोरेशन हो जाए वेसल का, तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग करा सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन करा सकता है। उसके बाद न्यूमोथोरैक्स ह्यूमोथोरैक्स भी करा सकता है, ठीक है। तो पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स करा सकता है, ह्यूमोथोरैक्स करा सकता है, ठीक है। तो वो लोग चेस्ट एक्सरे लेके हम लोग एक बार ही कंफर्म करते हैं पेशेंट में ये सब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब होगा ना तो जो भी हम मॉनिटरिंग पे रहेगा तो वहाँ पे पेशेंट का सेचुरेशन डाउन होते जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होने लगेंगी। आरआर वहाँ पे आरआर जो है टेक्निया में पेशेंट चले जाएगा, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट चले जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अगर न्यूमोथोरैक्स या फिर ह्यूमोथोरैक्स पेशेंट में हो रहा है तो हम लोग को चेस्ट ट्यूब जो है वो डालना पड़ेगा, पेशेंट में चेस्ट ट्यूब डालना पड़ेगा। उसके बाद माल पोजीशन हो सकता है हम लोग ने जो ये सेंट्रल लाइन डाला वो हम लोग ने कहीं अदर जगह पे डाल दिया, मैंने मतलब आर्टरी में ही डाल दिया, ठीक है। आर्टेरियल कैनुलेशन कर दिया तो आर्टरी में डाल दिया, ठीक है। तो अगल बगल के आर्टरी में डाल दिया। उसके बाद मैं अभी एक डायग्राम इमेज दिखाता हूँ एक्सरे का। इम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट में, थ्रोम्बस या फिर एयर बेसिकली होता है ना, जब हम लोग उसको सेंट्रल लाइन को ना कैथेटर को हम लोग निकालते हैं या फिर उसको थोड़ा सा पुल करते हैं, तो तभी भी वहाँ पे एयर इम्बोलिज्म का चांस होता है। उसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन होता है रेट्रोग्रेड कैथेटर, मतलब यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन में डाला और वहाँ से हेड में चले गया, ऊपर की तरफ चले गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन आगे जाके ब्रांचेस ना हेड में ही लेके जाता है। सब क्लेवियन वेन में मैंने कैथेटर डाला और जाके वो इंटरनल जुगुलर वेन में चले गया, क्योंकि ये आपस में ब्रांचेस इनकी होती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो दैट इज ए रेट्रोग्रेड कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद मैं अब एक्सरे दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि सही जगह पे गया है कि नहीं। तो देखो ये वाला जो एक्सरे है ना, दिस एक्सरे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली डाला है इंटरनल जुगुलर वेन से, और ये सही जगह पे आया है। कहाँ पे आया है ये अपना आया है कहाँ पे, सुपीरियर वेना कैवा पे, मतलब टर्मिनेट हो गया है। अब उसके बाद गाइज ये वाला पेशेंट देखो, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन में मतलब पेशेंट ने डाला था, पेशेंट को डाला था, पर अभी ये देखो आ कहाँ पे गया है ना, ये आ गया अपना एरोटा में और नीचे की तरफ जा रहा है, एब्डोमिनल एरोटा की साइड में जा रहा है। और इस पेशेंट का मैंने ऐसा हिस्ट्री पढ़ा था कि यहाँ पे इसको नॉन एपिनेफ्रिन वगैरह दे दिया गया था, ठीक है। तो उस पेशेंट की कैसा डेथ हो गई थी। तो ये हो गया बेसिकली माल पोजीशन की, मतलब सीरा मैंने एरोटा में ही डाल दिया है। तो देखो ये एरोटा में आ गया है, यहाँ पे एरोटा में आ गया है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन में हम लोग ने क्या पढ़ा, सेंट्रल लाइन होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ा, सेंट्रल लाइन का इंडिकेशन क्या होता है ये पढ़ा, सेंट्रल लाइन का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद गाइज हम लोग इसमें बहुत टाइप ऑफ लाइन भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरनल जुगुलर वेन है तो उसकी हम लोग एनाटॉमी देखेंगे कि कैसे हम लोग कौन सा अप्रोच होना चाहिए डालने के लिए, कॉम्प्लिकेशन सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइज आप मुझे इस पर हेल्प कर सकते हैं ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ। तो 9673657948 9673657948। तो गाइज आप मुझे इस पर जो है वो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूं। इन केस गाइड आप अमाउंट से नहीं हेल्प करना चाहते हैं तो गाइज आप वीडियो को लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके और गाइज वीडियो को शेयर करके भी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेंट्रल लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लाइन, ठीक गाइज।